धीमे धीमे करके सारी सीरीज डाल रहा हूँ मैं यूट्यूब पे। ऐसे आते रहेंगे एपिसोड अल्टरनेट में, और कभी कभार नहीं आते हैं। और मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सागा सीरीज़। वहाँ पर आपको 3 नई सीरीज़ मैं अपलोड करूँगा इसी वीक में। एक ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस। उसके बहुत अच्छी स्टोरी है, काफ़ी ट्रेंडिंग है, आप वहाँ पर सुन सकते हो, बढ़िया वॉइस है। एंड उसका प्रोमो मैं आज अभी टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा, 1-2 घंटे का। मैं एक अदर चैनल पे डाल दूँगा स्टार्टिंग एपिसोड, वहाँ से थ्रू आप इसका ओवरव्यू सुन सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरी स्टोरी मेरी सुन सकते हो वहाँ पर जाके। डेली अपलोडिंग होता है ऐप में। और बाकी यहाँ पर सीरीज़ आती रहेंगी, और स्टार्टिंग से अपलोडिंग स्टार्ट कर दूँगा बहुत जल्दी। आरव का चेहरा गंभीर था। अपने अनुभव के बाद वह पूरी तरह निश्चित था कि 6 पाथ्स ऑफ अनाइलेशन डिवाइन लाइटनिंग ही उसकी सीमा है। उससे ज्यादा होने पर उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। उसने हाथ उठाकर इशारा किया और 6 मीटियोर गॉड्स उसके सामने प्रकट हो गए, जिन्होंने 6 विनाशकारी बिजली को सोख लिया। बाकी 6 को उसने अपने शरीर से झेला। व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड ये देखकर हैरान रह गया। ये कैसा राक्षस है? न सिर्फ वह ट्रिब्यूलेशन सह सकता है, बल्कि यह तो सबसे ऊंचे स्तर, 9वें स्तर का था। अगर ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ गया तो उसका भविष्य सोचकर ही डर लगता था। नहीं, इसे मारना ही होगा। उसके मन में डर पैदा हो गया। आरव ने दूसरी बार उन 6 डिवाइन लाइटनिंग को रिफाइन किया, लेकिन अब मीटियोर लाइटनिंग गॉड भी अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। 8 में से 6 भर चुके थे। अब 24 लाइटनिंग आने वाली थीं, और उनके लिए उसके पास कोई उपाय नहीं था। ये सोचकर उसने शरीर को और मजबूत करने की कोशिश छोड़ दी और अपनी इमॉर्टल एनर्जी को पूरी ताकत से चलाया। वह तुरंत ट्रू इमॉर्टल के शिखर से गोल्डन इमॉर्टल के प्रारंभिक स्तर पर पहुंच गया। जैसे ही वह गोल्डन इमॉर्टल बना, आसमान के ट्रिब्यूलेशन क्लाउड्स तुरंत गायब हो गए और आने वाली 24 लाइटनिंग भी खत्म हो गईं। बाल बाल बच गया। आरव ने राहत की सांस ली। तभी व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड की आवाज आए, लड़के, तुमने मुझे सच में चौंका दिया। आरव तुरंत सतर्क हो गया। वह उसे ट्रिब्यूलेशन में खत्म करना चाहता था, लेकिन वह चालाक बूढ़ा बच गया था। तुमने थंडर गॉड टेम्पल की इनहेरिटेंस इस्तेमाल की थी, है ना? हाँ। आरव ने सिर हिलाया। पहले जो हुआ वह गलतफहमी थी। अगर आप चाहें तो मैं यह इनहेरिटेंस आपको दे सकता हूँ। व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड की आंखों में लालच चमक उठा। दे दो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। आरव ने तुरंत झुककर कहा, धन्यवाद सीनियर। उसने एक जेड टैलिस्मन निकालकर आगे बढ़ाया। ये है थंडर गॉड बॉडी टेम्परिंग टेक्निक। व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड ने उसे तुरंत पकड़ लिया और डिवाइन सेंस से जांच की, लेकिन वह खाली था। धोखा। उसे समझ आया ही था कि तभी 3 काले तीर उसकी छाती की ओर आए। ये थंडर गॉड एरोस थे, आरव का सबसे बड़ा हथियार। तीनों तीर सीधे उसके सीने में लगे और उसे दूर फेंक दिया। हरामी, तुमने मुझे धोखा दिया। वह गुस्से से भर गया, लेकिन आरव समझ गया, इतनी ताकत के सामने उसकी चालें बेकार हैं। वह उसे मार नहीं पाया। व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड ने हाथ बढ़ाया। पहले तुम्हें मारूंगा, फिर तुम्हारी आत्मा खंगालूंगा। भयानक दबाव चारों ओर फैल गया। आरव पूरी तरह जकड़ गया। वह न भाग सकता था, न छिप सकता था। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं यहीं मर जाऊंगा? तभी अचानक हवा में एक तेज आवाज गूंजी, बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर को छूने की? अगले ही पल व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड का शरीर हवा में उछला और धमाके के साथ खून की धुंध बन गया। उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट बाहर आई, पूरी तरह हैरान। आरव भी चौंक गया। उसने देखा अलीसा उसके सामने खड़ी थी। तुम कौन हो? व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड घबरा गया। मर जाओ। अलीसा ने हाथ घुमाया और उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई। इस बार वो पूरी तरह खत्म हो गया, पुनर्जन्म का भी मौका नहीं। ब्लोसम हेवन का खतरनाक ब्लड मून एक छोटी सी लड़की के हाथों मारा गया। अलीसा ने उसकी रिंग उठाई और मुस्कुराते हुए आरव को दे दी। यंग मास्टर, ये आपके लिए। आरव उसे घूरता रह गया। ये कैसी लड़की है? इतनी ताकत, एक ही वार में ग्रेट इमॉर्टल को मार दिया। अलीसा शर्माते हुए बोली, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे शर्म आ रही है। आरव ने गहरी सांस ली। तुम आखिर हो कौन? मैं आपकी लिंग हूँ। उसने मासूमियत से कहा, तुम्हारी ताकत क्या है? वो बूढ़ा बहुत कमजोर था। आरव चुप रह गया, इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिलने वाली थी। तो पहले मदद क्यों नहीं की? वह झुंझला गया, अगर उसे पता होता तो वह भागता ही नहीं।
अलीसा मासूमियत से बोली, आपने मुझे कहा ही नहीं। आरव का खून खौल गया लेकिन वो हमारा पीछा कर रहा था। हाँ, इसलिए तो मैं आपके साथ भाग रही थी। मार क्यों नहीं दिया उसे? अलीसा ने दुखी होकर कहा, मुझे लगा आपने किसी का पैसा खाया है या किसी को नहाते देख लिया है, इसलिए भाग रहे हैं, तो मैं भी आपके साथ भाग गई। पुफ! आरव ने 3 लीटर खून उगल दिया। आरव ने अपने पास खड़ी उस खूबसूरत और प्यारी लड़की को देखा और कुछ देर तक समझ ही नहीं पाया कि क्या कहे। उसने गहरी सांस ली और बड़ी मुश्किल से अपने मन को शांत किया। तो तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? अलीसा मुस्कुराई। मैंने पहले ही कहा था, आप मेरे लिटिल हस्बैंड हैं। मैं आपकी ऑरा पहचानती हूँ, इसलिए आपको ढूंढना बहुत आसान है। तुम कब आई थी? आरव थोड़ा सतर्क हो गया। उसे डर था कि कहीं इस लड़की ने उसका एक्सटिंक्शन ट्रिब्यूलेशन तो नहीं देख लिया, क्योंकि वह उसका बड़ा रहस्य था। अलीसा बोली, मैं अभी अभी आई थी। जैसे ही देखा कि वो बूढ़ा आपको परेशान कर रहा है, मैंने उसे मार दिया। आरव ने मन ही मन सोचा, चलो मान लेते हैं कि उसने सच में नहीं देखा। लेकिन सच कहें तो, उसे लड़की की एक भी बात पर भरोसा नहीं था। ठीक है, एक बात और बताओ, तुम्हारी ताकत आखिर है कितनी? यह उसका सबसे बड़ा सवाल था। अलीसा ने मासूमियत से कहा, मैंने बताया ना, कोई नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत बहुत ताकतवर हूँ। जो भी मेरे यंग मास्टर को परेशान करेगा, मैं उसे एक थप्पड़ में मार दूंगी। ये कहते हुए उसने अपनी छोटी मुट्ठी लहराई, जो देखने में बेहद नाजुक और प्यारी लग रही थी। अगर किसी ने अभी अभी का दृश्य नहीं देखा होता, तो कोई यकीन ही नहीं करता कि यही लड़की एक शक्तिशाली अमर को मार चुकी है। आरव ने सवाल बदल दिया, तो क्या तुम ग्रेट इमॉर्टल को हरा सकती हो? अलीसा ने सिर टेढ़ा किया, ये ग्रेट इमॉर्टल कौन होता है? उसका नाम ही अजीब है। मैंने उससे कभी लड़ाई नहीं की, जब मिलूंगी तब पता चलेगा। आरव ने सिर पकड़ लिया, छोड़ो, रहने दो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की सच में भोली है या सिर्फ दिखावा कर रही है। उसने हाथ घुमाया और स्टोरेज रिंग निकाली जो उसने अभी ली थी। डिवाइन सेंस से देखने पर उसमें सिर्फ 78 लाख लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स थे और कुछ खास नहीं। ये स्वाभाविक था, व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड पहले ही लूट चुका था, और यह रिंग शायद पहले आशी की थी। चलो यहाँ से। आरव ने देर नहीं की। एक्सटिंक्शन लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन का शोर बहुत बड़ा था, कोई भी देखने आ सकता था। वो अलीसा को लेकर वहां से निकला और करीब 100 मील दूर एक सुनसान गुफा ढूंढ ली। लिटिल लिंगर, तुम बाहर रहकर मेरी रक्षा करो, मैं अंदर साधना करूंगा। ठीक है, मैं हूं ना, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। अलीसा ने सिर हिलाया और गुफा के बाहर पहरा देने लगी। आरव अंदर गया और लगातार कई लेयर्स की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी ताकि उसकी ऑरा बाहर ना जाए। फिर उसने 8 मीटियोर गॉड्स निकाल लिए। उसने सोचा, देखते हैं, क्या मैं एक और स्तर पार कर सकता हूँ। उसने एक गॉड उठाया, 2 काले बिजली के झटके निकले और उसके शरीर में समा गए। थंडर गॉड बॉडी टेम्परिंग टेक्निक तुरंत सक्रिय हो गई। अब वह इस तकनीक में बहुत निपुण हो चुका था, बिजली को बेहद तेजी से अब्जॉर्ब कर रहा था। करीब 15 मिनट में उसने सारी लाइटनिंग अब्जॉर्ब कर ली, लेकिन उसका स्तर अभी भी चौथे स्तर पर ही था। हालांकि ताकत बड़ी थी, लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। इतनी सारी लाइटनिंग और फिर भी ब्रेक थ्रू नहीं। आरव ने अफसोस से सिर पर हाथ मारा। अगर वह और लाइटनिंग स्टोर कर पाता, तो शायद सीधे बोन फॉर्जिंग और मैरो क्लेंजिंग लेवल तक पहुंच जाता। लेकिन मीटियोर लाइटनिंग गॉड की भी सीमा थी। इतनी शक्तिशाली ऊर्जा को ज्यादा समय तक रोकना संभव नहीं था। मुझे और गॉड बनानी होंगी या इन्हें अपग्रेड करना होगा, लेकिन उसके पास जरूरी सामग्री नहीं थी। वह आह भरकर बाहर निकल आया। गुफा के बाहर अलीसा एक पत्थर पर बैठी थी, घूंघट हटाकर अपने बाल गिन रही थी। डूबते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, वह बेहद सुंदर लग रही थी। आरव भी कुछ पल के लिए खो गया, इतनी सुंदर लड़की आखिर यह है कौन? यंग मास्टर, आपकी साधना खत्म हो गई। अलीसा खुशी से दौड़ती हुई आई और उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ, चलो वापस चलते हैं। दोनों हवा में उड़कर आइस डोम एम्पायर की राजधानी की ओर बढ़े। उधर महल में आलोक बेचैन होकर चक्कर लगा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सबसे प्रिय रानी एक राक्षस निकली, और उससे भी बड़ी समस्या वह होली एनवॉय के पीछे चली गई थी। अगर आरव को कुछ हो गया, तो वह फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट को क्या जवाब देगा? कोई खबर आई? उसने जरीनन से पूछा। अभी नहीं, तभी एक एनुच दौड़ता हुआ आया। महाराज,
होली एनवॉय वापस आ गए हैं। आलोक खुशी से उछल पड़ा और तुरंत बाहर गया। दरवाजे पर उसने आरव और अलीसा को देखा। वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। मैं अपनी रक्षा की जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, कृपया मुझे दंड दें। आरव ने उसे उठाया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। आलोक ने राहत की सांस ली। धन्यवाद। फिर उसने इधर उधर देखा। वो राक्षस कहाँ है? आरव बोला, चिंता मत करो, वह मर चुका है, हमेशा के लिए मर गया। आलोक पहले चौंका, फिर बेहद खुश हुआ। उसने और कुछ नहीं पूछा। उसे समझ आ गया कि कुछ बातें जानना जरूरी नहीं होता। आप हमारे महान उपकारक हैं। उसने फिर धन्यवाद दिया और एक स्टोरेज रिंग आगे बढ़ाई। कृपया इसे स्वीकार करें। आरव खुद जानता था कि उसने सामने वाले की जान बचाई है और इतना बड़ा उपकार किया है, तो आइस डोम एम्पायर को कम से कम उसे कुछ तो इनाम देना ही चाहिए। इस समय उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत कल्टिवेशन रिसोर्सेज की थी। उसने डिवाइन सेंस से स्टोरेज रिंग को देखा और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। अंदर केवल करोड़ों लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स ही नहीं थे, बल्कि बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल हर्ब्स और एलिक्सियर्स भी मौजूद थे। लेकिन जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही थी, वह कोने में रखा मुट्ठी के आकार का एक पत्थर था। वो थंडरस्टोन निकला। वाकई, किस्मत जब साथ देती है तो सब मिल जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी फिर से थंडरस्टोन मिल जाएगा। आरव बेहद खुश हो गया। उसने हाथ घुमाया और थंडरस्टोन अपनी हथेली में ले लिया। हालांकि ये पहले वाले से काफ़ी छोटा था जो आनंदी ने दिया था। इससे से ज़्यादा एक और लो ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट मीटियोराइट गॉड ही बनाया जा सकता था। उसके लक्ष्य के लिए यह अभी भी काफ़ी नहीं था। उसने पूछा, किंग सीओ, क्या आपके पास इस तरह का और भी है? हालांकि किसी से सीधे मांगना सही नहीं था, लेकिन मजबूरी थी, उसे इसकी सख्त ज़रूरत थी। आलोक ने सिर हिलाया, अब और नहीं है। आरव ने फिर पूछा, यह आपको कहाँ मिला? आलोक बोला, कई साल पहले मैंने इसे ऑक्शन लू की एक नीलामी से खरीदा था। ये सुनकर आरव के मन में हलचल हुई। अगर वहां से मिला था, तो फिर वहां और भी हो सकता है, शायद उससे बड़ा भी। ये स्टार पिकिंग टावर क्या है? क्या वहां अभी भी चीजें मिलती हैं? आलोक थोड़ा चौंका, फिर समझ गया कि आरव नया असेंडेड कल्टिवेटर है, इसलिए उसने विस्तार से समझाया। स्टार पिकिंग टावर पूरे इमॉर्टल रेल्म का सबसे बड़ा व्यापारिक संस्थान है। कहा जाता है कि यह अपर, मिडिल और लोअर तीनों हेवनली डोमेन्स में फैला हुआ है। इसका नाम इसलिए स्टार पिकिंग रखा गया है क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, तो यह आपके लिए आसमान से तारे भी तोड़ सकता है। थोड़ी देर में आरव समझ गया, ये कल्टिवेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस था। उसने पूछा, ये कहाँ है और अगली ऑक्शन कब है? आलोक बोला, ब्लॉसम हेवन में इसकी 4 शाखाएं हैं। सबसे नज़दीकी यहाँ से लगभग 1 लाख मील दूर है। और ऑक्शन हर महीने होती है। अगली कल ही है। ये कहकर उसने एक जेड स्लिप दिया। यह नक्शा है, आपके काम आएगा। आरव ने उसे ले लिया, उसे हर हाल में जाना था। उसने नक्शा देखा और पूछा, यह इतनी दूर क्यों है? इसे किसी राजधानी में होना चाहिए था। आलोक मुस्कुराया, अच्छी चीज को प्रचार की जरूरत नहीं होती, जिसे जरूरत होगी वह खुद पहुंच जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, वहां सब तरह के लोग मिलेंगे, बाहर खतरा हो सकता है। आरव ने सिर हिलाया और अलीसा को लेकर तुरंत पूर्व दिशा में उड़ गया। अब उसकी ताकत बढ़ चुकी थी, 9 हेवंस की गति भी तेज हो गई थी। आधे दिन में वह नक्शे पर दिखाए स्थान के पास पहुंच गया। लेकिन वह सीधे वहां नहीं गया। उसने लगभग 1000 मील दूर एक शांत घाटी चुनी और वहां एक टेलीपोर्टेशन अरे बना दिया। उसे पता था, ऐसी जगहों पर कभी भी लड़ाई हो सकती है, इसलिए पहले से तैयारी जरूरी थी। उसने एक छोटा टेलीपोर्टेशन अरे बनाया और उसे छुपा दिया। फिर वह आगे बढ़ा और स्टार पिकिंग टावर से लगभग 10 मील दूर एक और अरे बना दिया। अब वह संतुष्ट था, अगर खतरा हुआ, तो वह तुरंत हजारों मील दूर भाग सकता था। इसके बाद उसने अपनी पहचान छुपाने का फैसला किया। फेस मास्क पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने सीधे अपना रूप बदलकर धीरज का रूप ले लिया। क्योंकि धीरज पहले ही मर चुका था, इसलिए कोई शक भी नहीं करेगा। उसने अपनी कल्टिवेशन भी थोड़ा दिखाया, ट्रू इमॉर्टल के प्रारंभिक स्तर की। अलीसा ने उसे देखा और नाक से कोड़ ली, यंग मास्टर, आप ऐसे अच्छे नहीं लग रहे। आरव हंसा, चलो काम चलाते हैं। दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर एक विशाल भवन दिखाई दिया, इतना ऊंचा कि बादलों को छू रहा था।
यही स्टार पिकिंग टावर था। यहाँ अनगिनत इमॉर्टल्स आ जा रहे थे, चारों बड़े सेक्ट्स के लोग, साधक और दूसरे क्षेत्रों से आए लोग। दरवाजे पर 4 गार्ड्स खड़े थे, हर एक हेवनली इमॉर्टल स्तर का। ये साफ था, ये जगह बेहद शक्तिशाली थी और यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता था। आरव ने 200 इमॉर्टल क्रिस्टल्स देकर प्रवेश शुल्क चुकाया और अंदर जाने ही वाला था कि पीछे से एक खुश आवाज आई। ब्रदर, क्या वो तुम हो? वह चौंक गया। क्या यहाँ कोई पहचानता है? वह मुड़ा, एक सुंदर लड़की उसे देख रही थी। वह आनंदी थी, जिसे उसने फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट में देखा था। उसके साथ एक घमंडी युवक और 4 गार्ड्स थे, सभी ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल स्तर के। आरव मन ही मन मुस्कुराया, छिपने आया था और यहाँ पहचान वाला मिल गया। मिस म्यू, आप यहाँ? आनंदी खुशी से दौड़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। ब्रदर, मुझे पता था आप मरे नहीं हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरव सोच में पड़ गया, अब क्या बोले। तभी बगल से एक ठंडी आवाज आई, लड़के, अभी तुरंत जूनियर सिस्टर रिंकी को छोड़ दो। आरव ने सिर घुमाकर देखा कि जो बोल रहा था वह वही युवक था जो आनंदी के पास खड़ा था। इस समय उसकी नज़रें उस पर बेहद खतरनाक तरीके से टिकी हुई थीं, बिल्कुल भूखे भेड़िए जैसी। यह व्यक्ति भी आइस इमॉर्टल सेक्ट से आया था। उसका नाम महेश था, जो ग्रेट एल्डर ललित का पोता था और पहले आनंदी से उसकी सगाई तय हुई थी। फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट की घटना के बाद सेकंड एल्डर रोनी खुद जाकर इस सगाई को खत्म करने पहुंचे थे। ललित ने सगाई खत्म तो नहीं की, लेकिन उसे आगे भी नहीं बढ़ाया। उनका इरादा था कि फिलहाल इसे टाल दिया जाए। वैसे भी उसका पोता और आनंदी दोनों अभी काफी युवा थे, इसलिए उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे को जानने दिया जाए और बाद में शादी का फैसला किया जाए। चूंकि रोनी को ग्राउट नहीं मिला था, वह पूरी तरह से सगाई के उपहार वापस नहीं कर सके और ज्यादा आगे भी नहीं बढ़ सके, इसलिए यह मामला फिलहाल के लिए रोक दिया गया। उसके बाद राजावत परिवार ने अपनी रणनीति बदल दी और महेश हर दिन आनंदी के आसपास रहने लगा। धीरज की मौत के बाद अपनी पोती का उदास मूड देखकर रोनी को पता चला कि ऑक्शन टावर में एक नीलामी होने वाली है, इसलिए उन्होंने उसे वहां भेजा ताकि उसका मन हल्का हो सके। ये खबर मिलते ही महेश तुरंत वहां पहुंच गया और चापलूसी करने लगा। वह आनंदी के उसे नज़रअंदाज करने को तो सहन कर सकता था, लेकिन अचानक एक प्रेम ओपोनेंट के आ जाने से उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा भड़क उठा। आरव ने उसकी ओर देखा, और तुम कौन हो? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? लड़के, मैं महेश हूँ, ग्लेज्ड इमॉर्टल रेल्म के ग्रैंड एल्डर का पोता। तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम मौत को बुला रहे हो? ग्रैंड एल्डर का पोता होने के कारण वह बचपन से ही सम्मान और लाड़ प्यार में पला था, इसलिए उसमें स्वाभाविक घमंड आ गया था। महेश का चेहरा और भी खतरनाक हो गया। आदमी, पहले इस लड़के की टांगें तोड़ दो। उसके पीछे खड़े 4 शक्तिशाली ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल्स राजावट परिवार के थे। आदेश मिलते ही चारों ने तुरंत उसे घेर लिया। महेश, तुम क्या कर रहे हो? आनंदी ने अपने हाथ फैलाकर आरव को अपने पीछे कर लिया और बोली, देखते हैं कौन मेरे ब्रदर को छूने की हिम्मत करता है। जिस महिला को वह पाना चाहता था, उसे किसी और आदमी की रक्षा करते देख महेश का चेहरा और भी काला पड़ गया। रिंकी, हट जाओ, यह मर्दों के बीच का मामला है। आनंदी चिल्लाई, क्या तुम भूल गए हो कि यह जगह कहाँ है? यह ऑक्शन टावर है। क्या तुम इसके नतीजे झेल सकते हो? ये शब्द महेश के सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी की तरह पड़े और उसका आधा गुस्सा शांत हो गया। हालांकि वह ग्लेज्ड इमॉर्टल सेक्ट के ग्रैंड एल्डर का पोता था और राजावट परिवार भी ताकतवर था, लेकिन वे ऑक्शन टावर जैसे विशाल संगठन से मुकाबला नहीं कर सकते थे। आने से पहले ललित ने बार बार चेतावनी दी थी कि कहीं भी परेशानी खड़ी कर सकते हो, लेकिन ऑक्शन टावर को बिल्कुल भी नाराज मत करना। जब उसने देखा कि ऑक्शन टावर के कुछ गार्ड उनकी ओर देख रहे हैं, तो उसने तुरंत हाथ हिलाकर ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल्स को वापस बुला लिया। सब वापस आ जाओ। लड़के, आगे से अपनी आंखें खोलकर रखना और हमारे यंग मास्टर से उलझना मत। एक बकरी दाढ़ी वाला वृद्ध स्पिरिट इमॉर्टल आरव के कंधे पर हाथ रखकर बोला, फिर बाकी तीनों के साथ पीछे हट गया। महेश, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, तुम ब्रदर के एक बाल को भी छू नहीं सकते। हालांकि आनंदी का चेहरा सख्त था, लेकिन उसमें ज्यादा डराने वाली बात नहीं थी। उसे अब थोड़ा पछतावा हो रहा था कि वह राजपूत के और विशेषज्ञों को साथ क्यों नहीं लाए।
जैसा कि उम्मीद थी, महेश ने उसकी चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और अब भी आरव को घूरता रहा। लड़के, अगर तुम में दम है तो ऑक्शन टावर में ही छिपे रहना, वरना बाहर निकलते ही तुम्हारी मौत तय है। बेवकूफ, आरव ने होंठ सिकोड़ते हुए उसे पूरी तरह नज़रअंदाज किया और सीधे ऑक्शन टावर के अंदर चला गया। यंग मास्टर, मेरा इंतजार करो। ब्रदर, मेरा इंतजार करो। अलीसा और आनंदी दोनों उसके पीछे दौड़ीं और उसकी दोनों बाहें पकड़ लीं। पीछे खड़ा महेश गुस्से से जल रहा था। अगर नज़रों से मार सकता तो वह उसे कब का टुकड़े टुकड़े कर चुका होता। ये देखकर कि वह जल्दबाजी में कुछ गलत न कर बैठे, बकरी दाढ़ी वाला अमर जल्दी से आगे आया और बोला, यंग मास्टर, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही इस आदमी पर डिवाइन इम्प्रिंट लगा दिया है, वह बच नहीं सकता। महेश ने ठंडी आवाज में कहा, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उसकी खाल उतार दूंगा और उसकी नसें निकाल दूंगा। बकरी दाढ़ी वाले ने सिर हिलाया, यंग मास्टर, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ एक मामूली ट्रू इमॉर्टल है, उसे मारना चींटी को चलने जैसा आसान है। जैसे ही हम ऑक्शन टावर से बाहर जाएंगे, उसकी मौत तय है। महेश ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। उसके लिए आरव बस एक मामूली व्यक्ति था, जिसे वह एक थप्पड़ में मार सकता था। सबसे जरूरी व्यक्ति आनंदी थी। पहला, वह उसकी सुंदरता से आकर्षित था। दूसरा, वह उसके परिवार के लिए खास महत्व रखती थी। आने से पहले ललित ने बार बार कहा था कि किसी भी तरीके से उसे उस लड़की का दिल जीतना होगा। आरव ऑक्शन टावर के अंदर गया। चूंकि नीलामी अभी शुरू नहीं हुई थी, वह इधर उधर घूमने लगा। ऑक्शन टावर में कुल 9 मंजिलें थीं और यह उसके स्पिरिट मेडिसिन हॉल से कहीं ज़्यादा बड़ा था। पहली से 8वीं मंजिल तक विभिन्न स्पिरिचुअल हर्ब्स, एलिक्सियर्स, मैजिकल आर्टिफैक्ट्स और अन्य कल्टिवेशन रिसोर्सेज भरे हुए थे, जबकि 9वीं मंजिल नीलामी के लिए थी। आरव पहली मंजिल से 8वीं मंजिल तक गया। जैसा कि इमॉर्टल रेल्म के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन से उम्मीद की जाती है, यहाँ अनगिनत स्पिरिचुअल हर्ब्स और कल्टिवेशन रिसोर्सेज मौजूद थे। पहले स्तर से लेकर 8वें स्तर तक सब कुछ था, उससे ऊपर का कुछ नहीं, क्योंकि यह सिर्फ लोअर इमॉर्टल रेल्म था। कहा जाता है कि यहाँ सबसे ऊंचा कल्टिवेशन स्तर सिर्फ इमॉर्टल किंग तक ही है। उससे ऊपर की चीज़ों का यहाँ कोई बाजार नहीं और कोई उनकी कीमत भी नहीं चुका सकता। पूरे समय में आरव को ग्राउट का कोई निशान नहीं मिला। हालांकि कई और खजाने उसे पसंद आए, लेकिन वे जरूरी नहीं थे और बहुत महंगे भी थे, इसलिए उसने कुछ नहीं खरीदा। उसे अब आने वाली नीलामी के लिए पर्याप्त इमॉर्टल क्रिस्टल्स बचाकर रखने थे। असल में उसके पास पहले से ही काफ़ी संपत्ति थी। पहले लूटे गए स्टोरेज रिंग और आइस डोम एम्पायर के इनाम को मिलाकर उसके पास लगभग 50 मिलियन लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स थे। इतनी बड़ी रकम एक छोटे सेक्ट से भी ज़्यादा थी। महेश को ये सब नहीं पता था। वह पीछे पीछे चल रहा था और जब उसने देखा कि आरव सिर्फ देख रहा है और कुछ खरीद नहीं रहा, तो उसके चेहरे पर तिरस्कार आ गया। गरीब आदमी, कुछ खरीद नहीं सकता तो यहाँ घूम क्या रहा है? तुमसे मतलब? आनंदी ने उसे घूरा, फिर आरव से बोली, ब्रदर, तुम्हें क्या पसंद आया? मैं तुम्हारे लिए खरीद सकती हूँ। पहले की बात का बदला समझ लो। आरव हल्का मुस्कुराया, जरूरत नहीं, मैं बहुत अमीर हूँ। बाद में तुम्हें जो पसंद आएगा, मैं खरीद दूंगा। वह सच कह रहा था। अगर सामने खड़ी इस लड़की की वजह से उसे इतना बड़ा थंडरस्टोन न मिला होता, तो वह आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। थंडर अक्यूमुलेशन स्टोन के बिना मीटियोराइट गॉड को अपग्रेड करना असंभव था, और मीटियोराइट गॉड के बिना वह एक्सटिंक्शन लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से सुरक्षित नहीं निकल पाता और अपनी प्रेजेंट ताकत हासिल नहीं कर पाता। इसलिए वह आनंदी का आभारी था और उसके लिए कुछ खरीदना स्वाभाविक था। आनंदी उसकी सोच नहीं समझ पाई। वह हल्का शर्मा गई और बोली, धन्यवाद ब्रदर, लेकिन सच में ज़रूरत नहीं है। मैं काफ़ी इमॉर्टल क्रिस्टल्स लाई हूँ। महेश ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मीठी बातें मत करो, तुम बस एक गरीब आदमी हो। मुझे नहीं लगता तुम कुछ अच्छा खरीद सकते हो। ब्रदर, उसकी बातों का बुरा मत मानो। आनंदी ने फिर उसे घूरा और एक सुंदर पैकेज में लिपटा हुआ पार्चमेंट स्क्रॉल निकालकर बोली, ब्रदर, इसे देखो, यह नीलामी की सूची है। इसमें तुम्हें कुछ पसंद आया? आरव ने सूची अपने हाथ में ली और ध्यान से देखने लगा। नीलामी की पहली वस्तु 1000 माइल फ्रेग्रेंस फ्रूट थी। ये सिर्फ तीसरे स्तर का स्पिरिचुअल फ्रूट था और कल्टिवेशन के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं था, लेकिन इसकी खुशबू बेहद मन प्यारी थी, इसलिए यह महिला इमॉर्टल्स के बीच बहुत लोकप्रिय था।
हालांकि आरव ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी वो समझ गया कि यह लगभग पृथ्वी के किसी महंगे परफ्यूम जैसा ही है। आखिरकार फीमेल इमॉर्टल्स भी इंसान ही होती हैं। सुंदरता से प्रेम करना स्वाभाविक है, इसलिए ऐसी चीज़ों को पसंद करना सामान्य बात है। ये 1000 माइल फ्रेग्रेंस फ्रूट बहुत दुर्लभ था। हालांकि इसका स्तर ज़्यादा ऊंचा नहीं था, लेकिन इसकी नीलामी कीमत बिल्कुल कम नहीं थी। इसकी शुरुआती बोली 10,000 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स थी। दूसरी वस्तु एक चौथे स्तर की स्पिरिचुअल अर्ब थी। जब उसकी नज़र तीसरी वस्तु पर पड़ी तो आरव के चेहरे के भाव हल्के से बदल गए। पांचवें स्तर की स्पिरिचुअल अर्ब एनलाइटनमेंट फ्रूट, भले ही यह केवल पांचवें स्तर की थी, लेकिन इसका प्रभाव बेहद खास था। यह इमॉर्टल्स की स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सकती थी। हालांकि उसका शरीर और कल्टिवेशन लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर अभी भी एक सामान्य गोल्डन इमॉर्टल के स्तर पर ही थी, जिससे वह डिवाइन सेंस ब्लेड की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा था। अगर उसे यह एनलाइटनमेंट फ्रूट मिल जाए तो उसे खाने के बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर ग्रेट इमॉर्टल के स्तर तक पहुंच सकती थी, जो उसके लिए बहुत बड़ा सुधार होता। आरव बेहद खुश हो गया। वह तो यहाँ थंडर अक्यूमुलेशन स्टोन ढूंढने आया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा खजाना भी मिल जाएगा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, उसे यह एनलाइटनमेंट फ्रूट जरूर हासिल करना है। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए वह आगे देखने लगा। चौथी वस्तु, पांचवीं वस्तु और सातवीं वस्तु पर साफ लिखा था, ग्राउट। लगता है आज किस्मत सच में मेरे साथ है। अभी अभी शांत हुआ उसका दिल फिर से उत्साहित हो उठा। अगर वह ये दोनों खजाने हासिल कर लेता है तो ये यात्रा पूरी तरह सफल हो जाएगी। उसने आगे देखा, बाकी चीजें भी कीमती थीं, लेकिन उसकी तत्काल जरूरत नहीं थी, बल्कि कुछ तो बिल्कुल जरूरी भी नहीं थी। नीलामी में कुल 12 वस्तुएं थीं। जब उसने आखिरी वस्तु देखी तो पता चला कि वह कोई डिवाइन मटेरियल या स्पिरिचुअल अर्ब नहीं, बल्कि पांचवें स्तर का इमॉर्टल डेमन बीस्ट था। और उसकी कीमत भी कम नहीं थी। शुरुआती बोली 1,00,000 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स थी। आरव को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बस एक नज़र डाली और 5 मिनट वापस आनंदी को दे दिया। महेश ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, क्या हुआ, देखने से क्या फायदा, तुम कुछ खरीद ही नहीं सकते? आरव के मन में हलचल हुई। तुम मुझे कम समझते हो, मैंने पहले ही कहा है, मैं तुमसे ज़्यादा अमीर हूँ। अगर भरोसा नहीं है तो बाद में मुकाबला कर लेते हैं। ग्राउट एक दुर्लभ खजाना था और निश्चित रूप से उस पर कई लोग बोली लगाने वाले थे। एनलाइटनमेंट फ्रूट के लिए भी यही बात थी। हालांकि इसका स्तर ज़्यादा ऊंचा नहीं था, इसलिए ग्रेट इमॉर्टल से ऊपर के इमॉर्टल्स के लिए इसका उपयोग सीमित था। फिर भी प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र होने वाली थी। ऐसी स्थिति में सीधे बोली लगाना मुश्किल होता और जीतने के लिए ज़्यादा इमॉर्टल क्रिस्टल्स खर्च करने पड़ते। लेकिन अगर कोई अमीर और घमंडी व्यक्ति साथ मिल जाए तो मामला काफ़ी आसान हो सकता था। हा हा हा, तुम जैसे गरीब मुझसे धन में मुकाबला करोगे, तुम इसके लायक भी नहीं हो। महेश जोर से हंस पड़ा और आरव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। आमतौर पर एक ट्रू इमॉर्टल के पास ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 10,000 इमॉर्टल क्रिस्टल्स ही होते हैं, जो उससे कहीं कम थे। आरव हल्का मुस्कुराया, तुम लायक हो या नहीं, ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मैं तुम्हें कुछ भी खरीदने नहीं दूंगा। उसी समय एक गहरी आवाज़ पूरे ऑक्शन टावर में गूंज उठी। नीलामी शुरू होने वाली है। सभी सम्मानित अतिथि कृपया अपनी सीट ग्रहण करें। यह आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें असीम दबाव था, जिससे साफ था कि यह कोई बेहद शक्तिशाली सेलेस्टियल स्तर का व्यक्ति है। ये स्वाभाविक भी था। अगर नीलामी में शक्तिशाली लोग न हों तो इतने खजाने कब के लूट लिए जाते, खासकर जब यह ऑक्शन टावर जैसे प्रसिद्ध स्थान पर हो। आरव और बाकी लोग साथ में 9वीं मंजिल की ओर बढ़े। दरवाजे पर पहुंचने पर बताया गया कि अंदर जाने के लिए हर व्यक्ति को कम से कम 1,000 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स देने होंगे। वो मन ही मन आह भरकर सोचने लगा कि ऑक्शन टावर कितना ज़्यादा मुनाफा कमाता है। हर जगह शुल्क लिया जाता है और हर बार पहले से ज़्यादा महंगा, यहाँ तक कि नीलामी में प्रवेश का शुल्क भी इतना ऊंचा था। हालांकि इसका एक फ़ायदा भी था। इतना महंगा टिकट होने के कारण बहुत से लोग खुद ही बाहर रह जाते थे, जिससे माहौल शांत रहता था। जब वो ये सोच ही रहा था, आनंदी ने आगे बढ़कर सीधे 3,000 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स गार्ड को दे दिए। बेकार आदमी। ये देखकर कि आरव को एक महिला से प्रवेश शुल्क दिलवाना पड़ा, महेश और भी ज्यादा तिरस्कार से भर गया।
आरव ने इसकी परवाह नहीं की, बस हल्का मुस्कुराया और अंदर चला गया। ऑक्शन टावर की 9वीं मंजिल एक अलग ही विशाल स्थान था, जो उसकी कल्पना से भी ज्यादा बड़ा था। बीच में एक विशाल ऑक्शन स्टेज था और उसके नीचे लगभग 1000 सीटें लगी हुई थीं। जगह पहले से आधी से ज्यादा भरी हुई थी। आरव ने चारों ओर देखा, ज्यादातर लोग अर्थ इमॉर्टल थे और कुछ ही हेवन इमॉर्टल्स थे, जिनमें से अधिकतर ग्रेट इमॉर्टल स्तर के थे। महेश के साथ आए 4 ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल्स बेहद दुर्लभ थे, इसलिए जैसे ही वो अंदर आया, सभी की नज़रें उसी पर टिक गईं। हर कोई समझ सकता था कि जिसे 4 ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल्स सुरक्षा दे रहे हों, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने तो उसकी पहचान भी कर ली और खुद आगे बढ़कर उससे मिलने लगे। इन लोगों के सामने महेश बस घमंड से सिर हिलाता रहा। उसने पास खड़ी आनंदी की ओर देखा, उम्मीद थी कि वह भी उसकी खासियत को समझेगी। लेकिन ध्यान से देखने पर उसने पाया कि उसकी नज़रें पूरी तरह आरव पर टिकी हुई थीं। उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। ये देखकर उसका गुस्सा और भड़क उठा। आरव ने एक सीट चुनी और बैठ गया। उसके बाईं ओर अलीसर और दाईं ओर आनंदी बैठ गई। महेश गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वह आनंदी के दूसरी ओर बैठ गया। ठीक है, ऑक्शन टावर की नीलामी अब शुरू होती है। गहरी आवाज फिर गूंजी और फिर एक मध्यम आयु का व्यक्ति मंच पर दिखाई दिया। मैं प्रखर हूं, यहाँ ऑक्शन लू शाखा का मुख्य प्रबंधक। आज की नीलामी की जिम्मेदारी मेरे पास है। उसने हल्का सिर झुकाकर सबको अभिवादन किया। सबसे पहले, आप सभी का स्वागत है। अब मैं नीलामी के नियम बताता हूँ। यहाँ आप स्वतंत्र रूप से बोली लगा सकते हैं, लेकिन किसी को धमकी नहीं दे सकते और न ही शारीरिक हमला कर सकते हैं। आप अपनी इच्छानुसार कीमत बोल सकते हैं। हम कभी जमा राशि नहीं लेते, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास उतने इमॉर्टल क्रिस्टल्स हों। अगर नहीं हुए, तो इसे ऑक्शन टावर के खिलाफ उकसावे के रूप में माना जाएगा और उसके परिणाम आपको खुद भुगतने होंगे। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें जबरदस्त दबदबा था। एक तो उसकी खुद की कल्टिवेशन ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल स्तर की थी, और दूसरा उसके पीछे ऑक्शन टावर का समर्थन था। पूरे इमॉर्टल रेल्म में कोई भी उसे आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। प्रखर ने ज्यादा समय नहीं लिया। उसने नियम स्पष्ट किए और नीलामी शुरू होने की घोषणा कर दी। एक सुंदर ऑक्शनियर मंच पर आई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, आप सभी के पास हमारी दी हुई सूची है, इसलिए आप पहले से जानते हैं कि नीलामी में क्या क्या है। अब हम अपनी पहली वस्तु पेश करते हैं, फ्रेग्रेंट फ्रूट। जैसे ही उसने कहा, एक सुंदर नौकरानी लंबा ट्रे लेकर मंच पर आए। ट्रे पर एक जेड बॉक्स रखा था। जैसे ही उसका ढक्कन खोला गया, एक चमकदार रंग का फल सबके सामने आ गया। ये फल ज्यादा बड़ा नहीं था, बस एक सामान्य सेब के आकार का, लेकिन जैसे ही ढक्कन खुला, पूरी जगह उसकी सुगंध से भर गई। ये खुशबू बेहद मुलायम और आकर्षक थी, जिससे हर किसी को आरामदायक महसूस हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतनी महिला इमॉर्टल्स की पसंदीदा चीज थी। ठीक है, ये हमारी पहली नीलामी वस्तु है, 1000 माइल फ्रेग्रेंस फ्रूट। इसकी शुरुआती कीमत 10,000 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स है और हर बोली कम से कम 1000 से बढ़ाई जाएगी। सुंदर ऑक्शनियर के संचालन में नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। सुंदर ऑक्शनियर ने नीलामी शुरू होने की घोषणा की, लेकिन पूरा हॉल शांत रहा। किसी ने तुरंत बोली नहीं लगाए। आरव ये बात अच्छी तरह समझता था। ये फल बस एक परफ्यूम के बराबर था, लेकिन इसकी कीमत बेहद ज्यादा थी। 10,000 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स कोई आम इमॉर्टल आसानी से नहीं निकाल सकता। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट जैसे बड़े सेक्ट में भी जीनत जैसा डायरेक्ट डिसाइपल सिर्फ हर महीने 100 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स ही पाता है। यानी अगर किसी के पीछे कोई बड़ी शक्ति या बड़ा परिवार न हो, तो ऐसे सामान खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। जब माहौल थोड़ा असहज होने लगा, तो मंच पर खड़ी सुंदर ऑक्शनियर ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्मानित अतिथिगण, ये 1000 माइल फ्रेग्रेंस फ्रूट बहुत दुर्लभ है। अगर आज मौका चूक गए, तो शायद दोबारा कभी न मिले। अगर कोई इसे हासिल कर ले, तो वह अपने प्रिय का दिल भी जीत सकता है। ये सुनहरा मौका है, इसे जाने मत दीजिए। उसकी बातें बेहद आकर्षक थीं, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कीमत बहुत ज्यादा थी। ये देखकर महेश के होठों पर घमंडी मुस्कान आ गई। उसने अपना नंबर प्लेट उठाया। 20,000 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स। उसकी आवाज सुनते ही पूरा हॉल हलचल में आ गया।
पहले से ही यह चीज़ लग्जरी थी और उसने सीधे कीमत दोगुनी कर दी। स्पष्ट था कि वो बहुत अमीर था। महेश ने आनंदी की ओर देखकर कहा, रिंकी, यह मैं तुम्हारे लिए लेता हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आनंदी ने बिना उसकी ओर देखे मुंह फेर लिया। इससे महेश और भी चिढ़ गया। वह आरव की ओर मुड़ा, लड़के, तुमने कहा था मुझसे अमीरी में मुकाबला करोगे, चलो दिखाओ ताकत, अगर हिम्मत है तो इस फल पर बोली लगाओ। एज यू विश। आरव ने बिना झिझक अपना प्लेट उठाया। मैं 40,000 की बोली लगाता हूँ। कीमत फिर दोगुनी हो गई। अब ये 1000 माइल फ्रेग्रेंस फ्रूट की असली कीमत से बहुत ज़्यादा थी। उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह चाहता था कि सबको लगे कि वह बेहद अमीर है, ताकि आगे की नीलामी में लोग उससे डरें और मुकाबला करने से बचें। महेश का चेहरा बदल गया, जैसे किसी ने उसके सिर पर जोर से चोट मार दी हो। मैं 50,000 देता हूँ। थोड़ी झिझक के बाद उसने ये कीमत बोली। वह जानता था कि अगर उसे दबदबा दिखाना है तो उसे सीधे 80,000 बोलना चाहिए था, लेकिन इतना पैसा सिर्फ एक फल पर खर्च करना पागलपन होता। इसलिए उसने बीच का रास्ता चुना, 50,000। अब वह चुप हो गया और मन ही मन चाहता था कि आरव आगे बोली न बढ़ाए। लेकिन जो डर था वही हुआ। आरव ने बिना रुके फिर प्लेट उठाई। मैं 1 लाख देता हूँ। पूरा हॉल उसकी आवाज़ से गूंज उठा। दबदबा साफ दिखाई दे रहा था। ये कौन है? इतना अमीर कैसे हो सकता है? एक फल के लिए 1 लाख? ये तो पूरी तरह फिजूल खर्ची है। या तो बहुत अमीर है या दिखावा कर रहा है। चारों ओर चर्चा शुरू हो गई। महेश का चेहरा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब वह दुविधा में था, अगर और बढ़ाता है तो कीमत बेतुकी हो जाएगी, और अगर नहीं बढ़ाता तो उसकी इज्जत चली जाएगी। आरव मुस्कुराया। क्या हुआ यंग मास्टर ललित? आगे बढ़ो या पैसे खत्म हो गए? उसकी मुस्कान में साफ चुनौती थी। महेश गुस्से से भर गया और फिर बोली लगाने ही वाला था कि तभी बकरी दाढ़ी वाले आदमी की आवाज़ उसके कान में गूंजी। यंग मास्टर, एल्डर की बात याद रखें, हमारे पास जरूरी काम है, बेकार चीज़ों पर पैसा मत बर्बाद कीजिए। वो लड़का आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने कीमत बढ़ाई और वह पीछे हट गया तो? ये सुनकर महेश शांत हो गया। वह समझ गया कि चाहे आरव सच में अमीर हो या चालाक, लेकिन इतना पैसा बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, सिर्फ बेवकूफ़ ही इतने पैसे एक बेकार फल पर खर्च करेगा। आरव जोर से हंसा। सुंदर महिला की मुस्कान 1000 सोने से भी ज्यादा कीमती होती है। ये फल अनमोल है। अगर तुम डर गए हो तो सीधे मान लो, बहाने मत बनाओ। महेश शर्म और गुस्से से भर गया। बातें तो बड़ी कर रहे हो, लेकिन क्या तुम सच में इतने पैसे दे सकते हो? अगर नहीं दे पाए तो देखना तुम्हारा सिर कैसे कटेगा। वो मन ही मन चाहता था कि आरव पैसे न दे पाए और वहीं मारा जाए। दोनों की नोकझोंक चलती रही और बाकी लोग तमाशा देखते रहे। मंच पर खड़ी ऑक्शनियर भी चुप रही, क्योंकि जितनी ज्यादा टक्कर उतनी ज्यादा कीमत। जब उसने देखा कि महेश पूरी तरह पीछे हट गया है तो उसने हथौड़ा गिराया। पहली वस्तु इस यंग मास्टर को दी जाती है। तुरंत एक सुंदर नौकरानी 1000 माइल फ्रेग्रेंस फ्रूट लेकर आए। अब सबकी नज़रें आरव पर थीं। सब देखना चाहते थे कि वह सच में इतना अमीर है या नहीं। नौकरानी ने ट्रे आगे बढ़ाई। यंग मास्टर, यह आपका 1000 माइल फ्रेग्रेंस फ्रूट है। आरव ने फल उठाया और एक स्टोरेज रिंग ट्रे पर रख दी। नौकरानी ने डिवाइन सेंस से जांच की। अंदर ठीक 1 लाख लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स थे, एक भी कम नहीं। फिर आरव ने हाथ हिलाया। 1000 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स हवा में तैरने लगे। ये तुम्हारे लिए इनाम है। नौकरानी की आंखें चमक उठीं। इतने सालों में उसने कई अमीर लोग देखे थे, लेकिन इतनी आसानी से 1000 का टिप देने वाला पहली बार देखा था। ये सेविका आपका धन्यवाद करती है, यंग मास्टर। वह खुशी खुशी क्रिस्टल्स लेकर पीछे चली गई। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। अब किसी को शक नहीं था कि आरव सच में बेहद अमीर है। महेश की आंखें फैल गईं, चेहरा पूरी तरह हैरानी से भर गया। ये कैसे हो सकता है? 1 लाख लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन सामने वाला न सिर्फ इसे निकाल सका, बल्कि ऐसे खर्च कर दिया जैसे उसके लिए ये कुछ भी नहीं हो। तो आखिर उसके पास कुल कितनी दौलत है? 1 मिलियन, 10 मिलियन या उससे भी ज़्यादा? आरव ने किसी की परवाह नहीं की और अपने हाथ में पकड़ा 1000 माइल फ्रेग्रेंस फ्रूट आनंदी को दे दिया। फेरी म्यू, ये तुम्हारे लिए है। धन्यवाद ब्रदर।
आनंदी ने दोनों हाथों से फल लिया, उसके गाल हल्के लाल हो गए और उसने मीठी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान इतनी आकर्षक थी कि पूरा हॉल जैसे ठहर गया। वह पहले ही बेहद सुंदर थी और अब उसकी मुस्कान ने सबको मोहित कर लिया। धत! महेश गुस्से से जल उठा, उसकी आंखों में आग भड़क रही थी। वह चाहता था कि अभी जाकर आरव को खत्म कर दे। मंच पर ऑक्शनियर ने नीलामी जारी रखी। जल्द ही दूसरी वस्तु लाई गई, चौथे स्तर की स्पिरिचुअल अर्ब 7 हार्ट फ्लावर। ये 1000 माइल फ्रेग्रेंस फ्रूट से अलग थी। इसमें शक्तिशाली औषधीय गुण थे और इससे चौथे स्तर की पिल्स बनाई जा सकती थीं। लेकिन इसका स्तर ज़्यादा ऊंचा नहीं था, इसलिए ये बहुत दुर्लभ भी नहीं थी। इसकी शुरुआती कीमत 5000 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स थी। आरव ने मुस्कुराते हुए महेश को छेड़ा, क्या हुआ यंग मास्टर, ये चाहिए? और फिर तुरंत प्लेट उठाई, मैं 20,000 की बोली लगाता हूँ। बाकी लोग जो पहले इसमें दिलचस्पी दिखा रहे थे, तुरंत पीछे हट गए। सामान्यतः 5,000 की शुरुआत पर लोग 5,500,000 बढ़ाते हैं, लेकिन आरव ने सीधे 4 गुना बढ़ाकर 20,000 बोल दिया। इतनी आक्रामक बोली देखकर कोई भी उससे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। महेश का मन हुआ कि सीधे 50,000 या 80,000 बोलकर उसे दबा दे, लेकिन उसने खुद को रोका। ये चीज़ उसके लिए जरूरी नहीं थी, इसलिए उसने ठंडी सांस लेकर हार मान ली। जब वह भी चुप हो गया, तो बाकी लोग कैसे आगे आते? ऑक्शनियर ने काफी देर इंतजार किया, लेकिन कोई और बोली नहीं लगी और अंत में हथौड़ा गिरा दिया। जल्द ही तीसरी वस्तु लाई गई। यह एक गहरा बैंगनी रंग का पत्थर था, ग्राउट, जो आकार में बास्केटबॉल से भी 2 गुना था। इसे देखते ही आरव के गले में लार अटक गई। इतना बड़ा थंडरस्टोन बहुत दुर्लभ होता है और उसका गहरा रंग बता रहा था कि इसकी गुणवत्ता बेहद उच्च है, आनंदी द्वारा पहले दिए गए पत्थर से भी कहीं बेहतर। हालांकि वो तुरंत इसे हासिल करना चाहता था, लेकिन उसने अपने उत्साह को दबा लिया और शांत बना रहा। मंच पर ऑक्शनियर ने घोषणा की, इस दुर्लभ खजाने की शुरुआती कीमत 50,000 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स है और हर बोली कम से कम 5,000 बढ़ेगी। नीचे बैठे लोग तुरंत सक्रिय हो गए, कई लोग बोली लगाने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी, मैं 500,000 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स देता हूँ। आरव की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी, पूरा हॉल सन्न रह गया। पहली ही बोली में 10 गुना बढ़ोतरी, ऐसा नज़ारा बहुत कम लोगों ने देखा था। सभी लोग तुरंत शांत हो गए। हर किसी को समझ आ गया कि यह युवक बेहद अमीर और उतना ही बेखौफ है। उससे मुकाबला करना मतलब नुकसान उठाना। यही आरव चाहता था। उसने पहले 2 आइटम सिर्फ तैयारी के लिए लिए थे, ताकि इस असली लक्ष्य पर कोई उससे टक्कर न ले। वो 500,000 ही नहीं, जरूरत पड़े तो अपने सारे 50 मिलियन भी खर्च करने को तैयार था। लेकिन वह अपनी असली मंशा किसी को नहीं दिखाना चाहता था। उसने महेश की ओर देखकर कहा, आओ यंग मास्टर ललित, तुम तो बहुत अमीर हो ना, मुकाबला करो। महेश गुस्से से कांप उठा। पहले हमेशा वही दूसरों को दबाता था, लेकिन आज उसकी खुद की बेइज्जती हो रही थी। वह लगभग बोली लगाने ही वाला था, लेकिन तभी बकरी दाढ़ी वाले की आवाज आए, यंग मास्टर, ध्यान मत दीजिए, वह पागल है। आखिरकार महेश ने खुद को रोक लिया। बस एक बेकार पत्थर है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। आरव हंस पड़ा, मुझे तो लगता है तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हैं। अब वह पूरी तरह एक घमंडी, बेवकूफ़ अमीर की तरह दिख रहा था, जो सिर्फ दिखावे के लिए पैसे उड़ा रहा हो। इस माहौल में कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाया। अंत में ग्राउट 500,000 में बिक गया। हथौड़ा गिरते ही आरव ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। अगर सामान्य तरीके से बोली लगती, तो ये पत्थर शायद 5 मिलियन या 10 मिलियन में भी जाता। लेकिन उसकी चाल सफल रही। थोड़ी देर में एक नौकरानी पत्थर लेकर आई। आरव ने भुगतान किया और बिना देखे उसे स्टोरेज रिंग में डाल लिया, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। असल में वह आगे के लिए माहौल बना रहा था। उसकी वजह से पहले 3 आइटम बहुत तेजी से बिक गए। अब चौथी वस्तु लाई गई। ऑक्शनियर ने घोषणा की, यह एक दुर्लभ चौथे स्तर की पिल है, वनीटा पिल। इसे खाने पर 30% संभावना है कि आपका स्तर एक छोटे चरण तक बढ़ जाए। शुरुआती कीमत 20,000 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स है और हर बोली कम से कम 2,000 बढ़ेगी। उसके बोलते ही पूरा हॉल फिर शांत हो गया। सभी की नज़रें अनजाने में आरव पर टिक गईं।
अब वो इस नीलामी में एक दबदबे वाली उपस्थिति बन चुका था। कोई भी बोली लगाने से पहले सोचने लगा कि क्या वो उससे टक्कर ले सकता है। आरव ने उस पिल पर एक नज़र डाली। उसमें हल्की सुनहरी आभा थी, लेकिन अंततः कोई पिल पैटर्न बना ही नहीं था। ऐसी गुणवत्ता की पिल उसके लिए तो कचरे के बराबर थी। अगर वह इसे इस्तेमाल करता तो ये सीधी बर्बादी होती। इसलिए उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, और वह वहाँ मौजूद लोगों की मानसिकता भी अच्छी तरह समझता था। भले ही वो अभी बहुत दबदबा दिखा रहा था, लेकिन हर चीज़ अपने पास रखना सही नहीं होता। कुछ चीज़ें छोड़ना भी जरूरी होता है, वरना अगर सभी को उसकी चाल समझ आ गई तो वह सबका दुश्मन बन जाएगा, और वो बहुत खतरनाक स्थिति होती। इसीलिए उसने तुरंत नज़र हटा ली और बगल में बैठी अलीसा की ओर देखा। तो तुम्हें कुछ पसंद है? अगर अच्छा लगे तो मैं तुम्हारे लिए खरीद सकता हूँ। अलीसा हल्के से मुस्कुराई। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यंग मास्टर चाहिए। जब उसने बोली नहीं लगाई तो बाकी लोग तुरंत सक्रिय हो गए। वे अल्केमिस्ट नहीं थे, नहीं पिल्स बना सकते थे, इसलिए जो चीज़ आरव को बेकार लग रही थी वही उनके लिए खजाना थी। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद वह पिल आखिरकार एक रूबी ने 3 लाख लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स में खरीद ली। ये देखकर आरव ने मन ही मन सोचा, इतनी खराब पिल भी 3 लाख में बिक गई। लगता है मैंने सेक्ट में इलाज के लिए बहुत कम फीस ली थी, तभी इतने लोग मेरे पास आते थे। नीलामी जारी रही। छठी वस्तु लाई गई, एक 5वें स्तर का टैलिस्मन जिस पर घने पैटर्न्स बने थे और हल्की बिजली चमक रही थी। ऑक्शनियर ने कहा, ये है 5वें स्तर का थंडर टैलिस्मन। इसे इस्तेमाल करने पर ग्रेट इमॉर्टल के फुल फोर्स अटैक जितनी शक्ति निकलती है। ये जान बचाने और दुश्मन को खत्म करने के लिए बेहतरीन है। और लाइटनिंग अट्रीब्यूट के टैलिस्मन्स बहुत दुर्लभ होते हैं। वह लगातार इसकी तारीफ कर रही थी, लेकिन आरव ने बस होंठ सिकोड़ लिए। दूसरों के लिए ये दुर्लभ था, लेकिन उसके लिए कुछ खास नहीं। वो खुद थंडर गॉड एरो छोड़ सकता था, जो इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, और उसमें अनाइलेशन डिवाइन थंडर की शक्ति भी थी। लेकिन बाकी लोगों के लिए यह अनमोल था। नीलामी शुरू होती है। शुरुआती कीमत 30,000। जैसे ही बोली शुरू हुई, कीमत तेजी से बढ़ने लगी। 36,000, 40,000, 60,000, 1 लाख। ये स्टार पिकिंग टावर की मासिक नीलामी थी, जहां ज्यादातर अर्थ इमॉर्टल्स आते थे। ऐसे में ये टैलिस्मन उनके लिए लाइफ सेविंग ट्रेजर था, इसलिए मुकाबला बहुत तेज था। तभी मैं 3 लाख देता हूँ। सारी आवाजें थम गईं। सबने देखा महेश बोली लगा रहा था। वो अब तक दबा हुआ था, और अब आखिरकार उसने अपनी ताकत दिखाई। हालांकि उसके साथ 4 शक्तिशाली बॉडीगार्ड्स थे, लेकिन उसकी खुद की कल्टिवेशन सिर्फ प्रोफाउंड इमॉर्टल के शुरुआती स्तर पर थी, इसलिए ये टैलिस्मन उसके लिए उपयोगी था। बाकी लोग तुरंत पीछे हट गए, कोई उसकी टक्कर नहीं ले सकता था। महेश के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई, लेकिन तभी 600,000 आरव की आलसी आवाज गूंजी। महेश का चेहरा तमतमा गया। उसे लगा था कि आरव के पास पैसे खत्म हो गए हैं, लेकिन उसने आते ही कीमत दोगुनी कर दी। तुम अब उसका गुस्सा फट पड़ा। 2 लाख। जैसे ही उसने ये बोला, उसे एक अजीब संतोष मिला, जैसे उसने आखिरकार पलटवार किया हो। लेकिन उसके पास खड़ा बकरी दाढ़ी वाला आदमी घबरा गया। यंग मास्टर, ऐसा मत कीजिए, ये इमॉर्टल क्रिस्टल्स हमें आगे काम आएंगे। वो लड़का तो वैसे भी मरने वाला है, जो भी उसके पास है आखिर में हमारा ही होगा। महेश धीरे धीरे शांत हुआ। ठीक है, अगर वह फिर बोली लगाएगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा। उसे पूरा भरोसा था कि आरव फिर 2 गुना बोलेगा, लेकिन आरव शांत बैठा रहा। ऑक्शनियर ने पूछा, 1-2 मिलियन की बोली लग चुकी है, क्या कोई और बढ़ाना चाहता है? पूरा हॉल शांत रहा। महेश बेचैन हो गया। अगर आरव बोली नहीं बढ़ाता तो ये टैलिस्मन उसे ही लेना पड़ेगा। उसने उकसाते हुए कहा, क्या हुआ? अब क्यों नहीं बोल रहे? डर गए? पैसे खत्म हो गए? आरव मुस्कुराया, सही कहा, मेरे पास पैसे खत्म हो गए। ये सुनकर महेश अंदर से हिल गया। उसे लगा था कि वह उसे फंसा देगा, लेकिन उल्टा खुद ही फंस गया। थंडर टैलिस्मन इस यंग मास्टर को दिया जाता है। हथौड़ा गिरा, महेश का दिल डूब गया। 1-2 मिलियन लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल सब खत्म। गुस्से में उसका चेहरा बिगाड़ हो गया, खासकर आरव की ओर देखते हुए। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। नौकरानी टैलिस्मन लेकर आई और उसे मजबूरी में पैसे देने पड़े। अब उसके दिल में आरव के लिए सिर्फ नफरत बची थी।
उसी समय 7वीं वस्तु मंच पर लाई गई। यही था एनलाइटनमेंट फ्रूट, जिसका आरव बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सुंदर ऑक्शनियर ने अपनी बात शुरू की और बोली कि यह 5वें स्तर की स्पिरिचुअल अर्ब है जिसे एनलाइटनमेंट फ्रूट कहा जाता है, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह किसी भी व्यक्ति की स्पिरिचुअल पावर को तेजी से बढ़ा सकता है। चाहे कोई वॉइड इमॉर्टल हो, ट्रू इमॉर्टल हो या मिस्टिक इमॉर्टल, इसे खाने के बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर सीधे सेलेस्टियल इमॉर्टल स्तर तक पहुंच सकती है। इसके अलावा इसकी एक खास बात यह भी है कि इसे पिल्स में रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, इसे सीधे खाया जा सकता है और तुरंत प्रभाव मिलता है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, नीचे बैठे लोगों में हलचल मच गई। हालांकि आम इमॉर्टल्स के लिए स्पिरिचुअल पावर का सीधा हमला ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता, लेकिन ये कल्टिवेशन को स्थिर करने और गलत रास्ते पर जाने से बचाने में बहुत मदद करता है। कुल मिलाकर इसके फायदे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए सभी लोग उत्साहित हो गए। नीलामी शुरू हुई। शुरुआती कीमत 50,000 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स रखी गई और हर बोली कम से कम 5,000 बढ़नी थी। जल्द ही भीड़ ने तेजी से बोली लगानी शुरू कर दी। 60,000, 80,000, 1,00,000, कीमत तेजी से बढ़ने लगी। आरव ने महेश की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा कि क्या उसके पास अभी भी पैसे हैं और क्या वो एक और मुकाबला करना चाहता है। इतना कहकर उसने तुरंत अपना नंबर प्लेट उठाया और एक ही बार में बोला, 1 मिलियन। अभी कीमत मुश्किल से 2 लाख के आसपास पहुंची थी और उसने सीधे 1,000,000 बोल दिया, जिससे पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सबके मन में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। इतनी बड़ी छलांग के बाद कोई कैसे बोली लगाए। लेकिन समस्या ये थी कि यह युवक पूरी तरह पागल लगता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो अगली बार क्या करेगा, कीमत और बढ़ाएगा या अचानक पीछे हट जाएगा। आरव ने सबको नज़रअंदाज करते हुए महेश को उकसाया और कहा कि वह कीमत बढ़ाए और फिर देखे कि वह आगे क्या करता है, यही असली मजा है। महेश पहली बार ऐसे ओपोनेंट से टकराया था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अगर वह बोली नहीं लगाता तो उसकी बेइज्जती होती, लेकिन अगर बोली लगाता तो ये भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, दूसरा आदमी दोगुना करेगा या पीछे हट जाएगा। असल में एनलाइटनमेंट फ्रूट की सामान्य कीमत 7 लाख से 800,000 के बीच थी और 1,000,000 पहले ही उससे ज़्यादा था। अगर सामने वाला पीछे हट जाता तो उसे फिर भारी नुकसान उठाना पड़ता। उधर आरव के लिए ये चीज़ अनमोल थी, क्योंकि उसकी डिवाइन सेंस टेक्निक के कारण यह उसे हर हाल में चाहिए थी। तभी उसने अचानक फिर से प्लेट उठाई और खुद ही बोली बढ़ाकर 2 मिलियन कर दी। ये देखकर पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। लोग समझ ही नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। कोई अपने ही खिलाफ बोली कैसे बढ़ा सकता है। कुछ लोगों ने तो उसे पागल तक कह दिया। किसी ने कहा कि उसने हजारों साल में ऐसा अजीब तरीका कभी नहीं देखा। असल में आरव चालाकी से खेल रहा था। वह दिखावे और असली इरादे को मिलाकर सबको भ्रमित कर रहा था ताकि कोई उसके असली लक्ष्य को समझ न पाए। अगर महेश को पता चल जाता कि वह हर हाल में ये फल लेना चाहता है, तो कीमत 2 मिलियन नहीं बल्कि 20 मिलियन तक भी जा सकती थी। इसलिए अभी थोड़ा ज़्यादा खर्च करना भी उसके लिए फ़ायदे का सौदा था, क्योंकि इससे वो एनलाइटनमेंट फ्रूट और पहले का थंडर अक्यूमुलेशन स्टोन दोनों आसानी से हासिल कर सकता था। महेश ने आखिरकार हार मान ली और गुस्से में उसे पागल कहकर चुप हो गया। कोई भी अब उसके साथ मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ ही देर में ऑक्शनियर ने हथौड़ा गिरा दिया और एनलाइटनमेंट फ्रूट आरव के नाम हो गया। उसके दिल को अब पूरी तरह शांति मिल गई। इस बार उसकी योजना पूरी तरह सफल रही थी। थोड़ी देर बाद एक नौकरानी फल लेकर आई। आरव ने बिना झिझक 2 मिलियन लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स दे दिए और तुरंत फल को खा लिया। एक चिकित्सक होने के नाते वह जानता था कि इस फल को सीधे खाना ही सबसे सही तरीका है। फल मुंह में जाते ही घुल गया और एक ठंडी धारा बनकर सीधे उसके एब्डोमिनल तक पहुंच गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी मानसिक शक्ति तेजी से बढ़ रही है और उसके आसपास की हर चीज़ बेहद स्पष्ट होने लगी है। कुछ ही सांसों के भीतर उसकी स्पिरिचुअल पावर ग्रेट इमॉर्टल के शिखर स्तर तक पहुंच गई। यह अर्थ इमॉर्टल से सेलेस्टियल इमॉर्टल स्तर पर पहुंचने जैसा था, एक पूरी तरह गुणात्मक बदलाव। अब अगर वह डिवाइन सेंस ब्लेड का इस्तेमाल करे तो ग्रेट इमॉर्टल से नीचे का कोई भी ओपोनेंट तुरंत खत्म हो सकता था। वो अंदर ही अंदर बेहद खुश था, लेकिन बाकी लोग सिर हिलाकर हैरान हो रहे थे। उनके लिए यह पागलपन था। 2 मिलियन सिर्फ एक फल के लिए। अगर घर में क्रिस्टल माइन न हो तो कोई ऐसा खर्च नहीं कर सकता। पहले धीरज एक साधारण आउटर डिसाइपल था और उसका बैकग्राउंड महेश से कहीं कम था, इसलिए आनंदी को छोड़कर कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जानता था।
इससे सभी लोग उसके बारे में तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। महेश दांत पीसते हुए ये सब देख रहा था। उसके दिल में जलन थी, क्योंकि वो एनलाइटनमेंट फ्रूट को अपना मान रहा था, लेकिन अब जब आरव उसे खा चुका था तो वह कुछ नहीं कर सकता था। आरव अब पूरी तरह संतुष्ट था। उसने आराम से कहा कि स्वाद अच्छा था और उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया। अब उसे किसी चीज की चिंता नहीं थी। नीलामी का उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था, ग्राउट भी मिल गया और एनलाइटनमेंट फ्रूट भी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने उम्मीद से बहुत कम खर्च में ये सब हासिल कर लिया। मन ही मन उसने महेश को धन्यवाद दिया, क्योंकि अगर वह सहयोग न करता तो ये सब इतना आसान नहीं होता। अब उसे बाकी चीज़ों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। अगर स्टार पिकिंग टावर के नियम उसे बीच में जाने से नहीं रोकते तो वह तुरंत चला जाता। नीलामी आगे चलती रही, लेकिन आरव ने ध्यान ही नहीं दिया और वहीं बैठे बैठे ऊँघने लगा। बाकी लोग भी खुश थे कि अब ये खर्चीला युवक चुप हो गया है और नीलामी सामान्य तरीके से चल रही है। यहाँ तक कि बाद में महेश ने जब एक आम खरीदा तब भी आरव ने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार ऑक्शनियर ने घोषणा की कि अब आखिरी वस्तु लाई जाएगी। जैसे ही उसने कहा, ऊपर से जोरदार आवाज आई और एक विशाल लोहे का पिंजरा नीचे उतरा। ये पिंजरा सैकड़ों मीटर का था, लेकिन जगह इतनी बड़ी थी कि फिर भी तंग नहीं लगा। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। अंदर एक विशाल मॉन्स्टर कुंडली मारकर बैठा था। उसका आकार माउंटेन जैसा था। देखने में वह सांप जैसा था, लेकिन उसके सिर पर 2 सींग थे और शरीर के नीचे 4 विशाल पंजे थे। उसकी आंखें बंद थीं। वह पूरी तरह शांत था, लेकिन फिर भी उससे जबरदस्त दबाव महसूस हो रहा था। उस मॉन्स्टर को एक सुनहरी रस्सी से बांधा गया था, जो हल्की इमॉर्टल ऊर्जा छोड़ रही थी। ये स्पष्ट था कि वह ड्रैगन बाइंडिंग रोप नाम का इमॉर्टल आर्टिफैक्ट था। इसी वजह से वह दानव शांत था, उसकी सारी शक्ति दबा दी गई थी। आरव आधा सो रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस क्रिएचर पर पड़ी, उसका शरीर झटके से सीधा हो गया और उसकी आंखें फैल गईं। किसी अजीब कारण से वह प्राणी उसे बेहद परिचित सा लगा। आरव अचानक सीधा बैठ गया, उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि यह मॉन्स्टर उसे इतना परिचित क्यों लग रहा है, जबकि उसने इसे पहले कभी देखा ही नहीं था। अचानक उसके दिमाग में हिमानी की छवि उभरी, लेकिन अगले ही पल उसने सिर हिलाकर उस विचार को नकार दिया। हिमानी उससे पहले इमॉर्टल रेल्म में जरूर पहुंची थी, लेकिन अभी कुछ ही महीने हुए थे। वह न तो एल्केमी जानती थी और न ही उसके पास केओस इमॉर्टल आर्ट जैसी कोई अद्भुत टेक्निक थी, इसलिए उसका इतनी जल्दी 5वें स्तर के डेमन बीस्ट तक पहुंच जाना असंभव था। ऊपर से सामने वाला प्राणी दिखने में भी हिमानी से बिल्कुल अलग था। उसका रूप तो किसी ड्रैगन जैसा लग रहा था। ये सोचकर वह फिर से ढीला पड़ गया और लगभग ऊँघने लगा। मंच पर खड़ी सुंदर ऑक्शनियर ने आगे कहना शुरू किया कि यह कोई साधारण 5वें स्तर का डेमन बीस्ट नहीं है, बल्कि इसमें ड्रैगन ब्लड मौजूद है। उसने बताया कि यह बीस्ट स्टार पिकिंग टावर का नहीं है, बल्कि किसी और कल्टिवेटर की ओर से बेचा जा रहा है, और अब वो मालिक खुद आकर इसकी जानकारी देगा। इसके बाद एक दुबला पतला मिडिल एज इमॉर्टल मंच पर आया, जिसकी कल्टिवेशन पीक ग्रेट इमॉर्टल स्तर की थी। उसने अपना परिचय मुकेश के रूप में दिया और बताने लगा कि यह डेमन बीस्ट उसने खुद पकड़ा है। वह लगातार बोलता ही जा रहा था कि यह बीस्ट डेमन रेल्म में रहने के बजाय ब्लोसम हेवन आ गया था और असेंशन हॉल के आसपास घूमता रहता था। तभी उसकी नज़र इस पर पड़ी। शुरुआत में उसे लगा कि यह एक सामान्य बीस्ट है और इसे पकड़ना आसान होगा, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही उसे पता चला कि इसमें ड्रैगन ब्लड है और इसकी ताकत बहुत भयानक है। उस लड़ाई में वह खुद घायल हो गया और किसी तरह बचकर भागा। बाद में उसने अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और बदला लेने गया। 4 ग्रेट इमॉर्टल मिलकर भी उससे बराबरी की लड़ाई ही कर पाए और दोनों तरफ से चोट लगी। बाद में वह सेक्ट से ड्रैगन बिंडिंग रोप लेकर वापस आया और आखिरकार एक भयंकर लड़ाई के बाद इस बीस्ट को काबू में कर लिया। ये सब सुनते हुए आरव ने फिर आंखें खोली और उसके मन में हलचल होने लगी। एक 5वें स्तर का डेमन बीस्ट यूं ही अपना क्षेत्र छोड़कर ह्यूमन क्षेत्र में नहीं आता, खासकर जब वह ह्यूमन फॉर्म भी नहीं ले सकता। फिर यह बार बार असेंशन हॉल के पास क्यों घूम रहा था और घायल होने के बाद भी क्यों नहीं गया? मुकेश की बातों से ऐसा लग रहा था कि वह किसी का इंतजार कर रहा था। क्या वह नीचे से असेंड होने वाले किसी कल्टिवेटर का इंतजार कर रहा था? लेकिन वहां तो सिर्फ इंसान असेंड करते हैं, फिर एक डेमन बीस्ट वहां क्यों रहेगा? ये सोचते ही उसके दिल में एक झटका सा लगा। क्या सच में ये हिमानी ही हो सकती है जो उसका इंतजार कर रही थी? उसका दिल कस गया।
जैसे किसी ने उसे भीतर से चुभो दिया हो। उधर मुकेश लोगों को समझा रहा था कि यह बीस्ट बेहद कीमती है और चाहे इसे मारकर उपयोग करो या पालतू बनाकर रखो, हर तरह से यह फायदेमंद है। ऑक्शनियर ने भी इस बात को और बढ़ा चढ़ाकर बताया और नीलामी शुरू कर दी। शुरुआती कीमत 1 लाख रखी गई और बोली तेजी से बढ़ने लगी। 2 लाख, 3 लाख, 500,000, 1,000, 000। पूरा हॉल उत्साह से भर गया। ड्रैगन ब्लड होने के कारण ये बीस्ट सभी के लिए खजाना था, इसलिए हर कोई इसे पाना चाहता था। लेकिन आरव का ध्यान अब किसी और चीज पर था। वह उस बीस्ट को घूर रहा था और अचानक उसने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह रो रहा था। ये देखकर उसके भीतर बेचैनी और बढ़ गई। अचानक वह खड़ा हो गया और जोर से पुकारा, हिमानी, क्या तुम हो? पिंजरे में पड़ा वह विशाल बीस्ट अब तक बिल्कुल शांत था, जैसे सब कुछ छोड़ चुका हो। लेकिन जैसे ही आरव की आवाज उसके कानों तक पहुंची, उसका पूरा शरीर कांप उठा, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और जो आंसू वह रोक रहा था, अब बेकाबू होकर बहने लगे। उसकी विशाल आंखें नीचे भीड़ को देखने लगीं और आखिरकार आरव पर टिक गईं। दोनों की नजरें मिलीं और उसी क्षण आरव समझ गया, ये हिमानी ही थी। रूप बदल सकता है, शक्ति बदल सकती है, लेकिन उसकी आंखों में जो गहरा लगाव था, वह बिल्कुल वैसा ही था। उसी एक नज़र में सब साफ हो गया। अब उसे समझ आया कि हिमानी उसके बाद अकेले ही ह्यूमन क्षेत्र में क्यों आई थी। वह उसका इंतजार करने आई थी। बार बार खतरे झेलने के बाद भी, गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी, वो असेंशन हॉल के पास डटी रही, बस इस उम्मीद में कि एक दिन आरव आएगा। और अंत में वह दूसरों के हाथों शिकार बन गई। ये सब समझते ही आरव की आंखें भी भर आईं। वो अब तक शांत रही हिमानी अचानक दर्द और पीड़ा से भरी जोरदार गर्जना करने लगी। उसका विशाल शरीर तड़पने लगा और वह बार बार लोहे के पिंजरे से टकराने लगी। उसी समय ड्रैगन बाइंडिंग रोप चमकने लगी और कसने लगी। ये खास तौर पर बड़े डेमन बीस्ट्स को बांधने के लिए बनाई गई थी। जितना ज्यादा वे संघर्ष करते, उतना ही यह कसती जाती। कुछ ही पलों में उसकी मजबूत खाल फट गई, खून बहने लगा और लाल धाराएं हवा से नीचे गिरकर मंच पर बहने लगीं। फिर भी वह नहीं रुकी। उसे जैसे दर्द का एहसास ही नहीं था। उसकी नजरें बस आरव पर टिकी थीं, अपने सारे दुख, इंतजार और प्रेम को उसी एक नज़र में व्यक्त करती हुई। आरव की आंखें लाल हो उठीं। उसने तुरंत हिमानी को शांत करने के लिए कहा कि वह हिले नहीं, वह उसे बचा लेगा। उसके बाद उसने ठंडी और तेज नज़रों से मुकेश की ओर देखा और सीधा आदेश दिया कि अभी इसी समय उसे छोड़ दे। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि नीलामी का सबसे चमकदार युवक एक 5वें स्तर के डेमन बीस्ट से इस तरह जुड़ा होगा। मुकेश पहले तो चौंका, फिर उसके चेहरे पर तिरस्कार आ गया। उसने कहा कि यह बीस्ट उसने बड़ी मुश्किल से पकड़ा है, वह कैसे उसे यूं ही छोड़ सकता है। आरव की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसने कहा कि अगर वह उसे छोड़ देगा तो वह उसका एहसान मानेगा, और अगर नहीं छोड़ा तो वह उसका दुश्मन बन जाएगा। उसके शरीर से भयानक किलिंग इंटेंट निकलने लगा। लेकिन मुकेश ने उसकी बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। उसकी नज़र में सामने वाला सिर्फ एक ट्रू इमॉर्टल था, इसलिए उसने साफ कह दिया कि अगर खरीदना है तो बोली लगाओ, बेकार की बातें मत करो। स्थिति बिगड़ती देख आनंदी ने तुरंत आरव का हाथ पकड़ लिया और उसे समझाया कि यह स्टार पिकिंग टावर है, यहाँ कुछ भी उल्टा करना सही नहीं होगा। अगर वह सच में उस बीस्ट को बचाना चाहता है, तो उसे नीलामी में जीत कर ही ले जाना होगा। आरव ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसने हिमानी को भी मन ही मन धैर्य रखने को कहा और फिर नंबर प्लेट उठाकर बोली लगाई, 10 मिलियन। उसके पास अभी भी 48 मिलियन इमॉर्टल क्रिस्टल्स थे। अगर पैसे देकर हिमानी को बचाया जा सकता था, तो यही सबसे अच्छा रास्ता था। अगर नहीं, तो फिर वो जबरदस्ती छीनने के लिए भी तैयार था। उसकी बोली सुनते ही पूरा हॉल दंग रह गया। 10 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं थी। तभी महेश जोर से हंस पड़ा। उसने मौका देख लिया था, अब बदला लेने का समय आ गया था। वह पहले से ही इस बीस्ट को खरीदने आया था, और अब जब उसे पता चला कि आरव का इससे गहरा रिश्ता है, तो उसने इसे अपने बदले का हथियार बना लिया। उसने तुरंत बोली बढ़ाकर 15 मिलियन कर दी और आरव को उकसाते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो फिर से दोगुना करे। आरव ने बिना एक पल गनवाए कहा, 30 मिलियन। महेश का चेहरा जम गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया और बोला, 35 मिलियन। आरव ने तुरंत जवाब दिया, 40 मिलियन। पूरा हॉल अब सिर्फ इन दोनों को देख रहा था। सभी के मन में एक ही सवाल था, इस युवक के पास आखिर कितनी दौलत है,
मुकेश तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बीस्ट इतनी ऊंची कीमत तक जाएगा। महेश ने दांत भींचकर कहा, 45 मिलियन। उसे पता था कि वह अपनी सीमा के करीब पहुंच चुका है। उसके पास कुल 50 मिलियन ही थे। आरव ने कहा, 48 मिलियन। यह उसकी पूरी संपत्ति थी। अब महेश की आंखों में चमक आ गई। उसने समझ लिया कि सामने वाला अब खत्म हो चुका है। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, 50 मिलियन। आरव चुप हो गया। उसका चेहरा भारी हो गया, मुठियां भींच गईं, लेकिन उसने आगे बोली नहीं लगाई। अगर वह और बढ़ाता तो उसके पास पैसे ही नहीं बचते और स्टार पिकिंग टावर के नियमों के अनुसार उसे भारी सजा मिल सकती थी। महेश जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि उसने पूरी तरह जीत हासिल कर ली है। उसने मंच से तुरंत परिणाम घोषित करने को कहा। सुंदर ऑक्शनियर ने बिना देर किए हथौड़ा गिरा दिया। कोई और बोली लगाने वाला था ही नहीं। इस तरह महेश ने 50 मिलियन में हिमानी को खरीद लिया। भुगतान के बाद लोहे के पिंजरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। महेश ने ऊपर देखा, फिर आरव की ओर देखा, जो अब चुप और झुका हुआ खड़ा था। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान फैल गई। उसने ताना मारते हुए कहा कि वह जानता है आरव का इस बीस्ट से खास रिश्ता है, इसलिए वह उसे एक अच्छी खबर देना चाहता है। उसने बताया कि उसका दादा ड्रैगन ब्लड वाले बीस्ट्स की आत्मा निकालकर पिल्स बनाने के लिए उन्हें खरीदता है। वो इस बीस्ट के साथ भी वही करेगा। पहले उसकी आत्मा निकालेगा, फिर उसकी खाल उतारेगा, नसें निकालेगा, हड्डियों को रिफाइन करेगा और अंत में उसका एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ेगा। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। वह अपने अपमान का बदला ले रहा था और पूरी तरह आनंद ले रहा था। लेकिन तभी अब तक चुप खड़ा आरव अचानक गायब हुआ और अगले ही पल महेश के सामने प्रकट हो गया। बिना किसी चेतावनी के उसने सीधा एक मुक्का मारा। महेश पूरी तरह चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक ट्रू इमॉर्टल स्टार पिकिंग टावर के नियमों की परवाह किए बिना उस पर हमला करेगा। सबसे भयानक बात यह थी कि उस मौके में इतनी शक्ति थी कि उसे सच में मौत का खतरा महसूस हुआ। उस पल उसे कुछ सोचने का समय नहीं मिला। उसने अपनी सारी इमॉर्टल एनर्जी इकट्ठी की और पूरी ताकत से जवाबी हमला किया। आरव के अचानक हमले से वहां मौजूद सभी लोग चौंक तो गए, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिर वह सिर्फ एक शुरुआती ट्रू इमॉर्टल था और सामने महेश एक प्रोफाउंड इमॉर्टल। सबको यही लगा कि यह सीधा सीधा मौत को बुलाना है। यहाँ तक कि महेश के पीछे खड़े 4 शक्तिशाली इमॉर्टल्स भी हिले तक नहीं। उनके हिसाब से ऐसा कमजोर व्यक्ति कोई खतरा ही नहीं था। लेकिन महेश खुद जानता था कि असली स्थिति क्या है। आरव से जो दबाव उस पर पड़ा, वह पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वह समझ गया कि सामने वाले की असली ताकत बिल्कुल भी साधारण नहीं है। जैसे ही दोनों के मुंह के टकराए, जोरदार धमाका हुआ और अगला ही पल महेश का शरीर हवा में उड़ गया, जैसे कोई टूटी बोरी हो। उसका एक हाथ पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था, छाती धंस गई थी और शरीर से खून बह रहा था। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक ट्रू इमॉर्टल एक ही वार में प्रोफाउंड इमॉर्टल को इस हालत में पहुंचा देगा। ये तो असंभव माना जाता था। लेकिन उन्हें क्या पता कि आरव का शरीर अब रूबी के शिखर स्तर के बराबर मजबूत हो चुका था। असल में उसने दया दिखाई थी, वरना एक ही वार में उसे मार भी सकता था। उसने जानबूझकर महेश को जिंदा छोड़ा ताकि बाकी 4 शक्तिशाली इमॉर्टल्स उसी में उलझे रहें और उसे हिमानी को बचाने का मौका मिल जाए। उसकी योजना पूरी तरह सफल रही। जैसे ही महेश गिरा, चारों ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल्स घबरा गए और उसकी ओर दौड़ पड़े। इसी मौके का फायदा उठाकर आरव बिना रुके सीधा हवा में लटके पिंजरे की ओर बढ़ गया। उसी समय मुकेश उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे रोकने की कोशिश की। वह पहले से मंच पर था, इसलिए सबसे करीब भी वही था। उसने बिना देर किए अपनी शक्ति से बना विशाल हाथ बढ़ाकर आरव को पकड़ने की कोशिश की। आरव की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसने कहा कि अब वह उसका दुश्मन है। उसकी कलाई हिली और ड्रैगन ब्लेड उसके हाथ में आ गया, जिससे सुनहरी तलवार की रोशनी निकलकर सीधे मुकेश पर टूट पड़ी। मुकेश पहले तो चौंका कि एक अर्थ इमॉर्टल के पास मिड ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि ताकत के बिना ऐसा हथियार बेकार है और वह आसानी से आरव को पकड़ लेगा। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में असहनीय दर्द उठा, जैसे हजारों धारदार चाकू उसकी चेतना को काट रहे हों। उसका बनाया हुआ ट्रू एसेंस हाथ तुरंत टूट गया। ये था डिवाइन सेंस ब्लेड। एनलाइटनमेंट फ्रूट के कारण आरव की स्पिरिचुअल पावर अब ग्रेट इमॉर्टल के शिखर तक पहुंच चुकी थी
और अब उसकी मानसिक शक्ति बेहद खतरनाक हो गई थी। इसी मौके पर ड्रैगन ब्लेड की सुनहरी रोशनी उस पर गिरी और उसका शरीर खून की धुंध में बदल गया। उसकी चीख गूंजी और उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट बाहर निकलकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन आरव ने उसे कोई मौका नहीं दिया। एक और वार हुआ और उसका अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो गया। उसके मन में कोई दया नहीं थी। हिमानी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी इस आदमी ने उसे पकड़कर बेचने की कोशिश की। ऐसे व्यक्ति को वह किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता था। अब पूरे हॉल में खामोशी छा गई थी। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्होंने क्या देखा। एक ट्रू इमॉर्टल ने पहले प्रोफाउंड इमॉर्टल को हरा दिया और फिर एक ग्रेट इमॉर्टल को पल भर में मार डाला। ये पूरी तरह असंभव लग रहा था। आज धीमे धीमे करके सारी सीरीज डाल रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, ऐसे आते रहेंगे एपिसोड अल्टरनेट में और कभी कभार नहीं आते हैं। और मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए सागा सीरीज़, वहाँ पर आपको 3 नई सीरीज़ मैं अपलोड करूँगा इसी वीक में। एक ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस, उसके बहुत अच्छी स्टोरी है, काफ़ी ट्रेंडिंग है, आप वहाँ पर सुन सकते हो, बढ़िया वॉइस है। एंड उसका प्रोमो मैं आज भी टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा, 1-2 घंटे का मैं एक अदर चैनल पे डाल दूँगा स्टार्टिंग एपिसोड, वहाँ से तो आप इसका ओवरव्यू सुन सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरी स्टोरी मेरी सुन सकते हो वहाँ पर जाके। डेली अपलोडिंग होता है ऐप में, और बाकी यहाँ पर सीरीज़ आती रहेंगी और स्टार्टिंग से अपलोडिंग स्टार्ट कर दूँगा बहुत जल्दी।